आज के क्लास होगा बताइएगा। आज क्लास तो हो रही है। जल्दी बताइए। ठीक है। संस्कृत जुबान का उरूज है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आम बोली में संस्कृत हुआ करती थी। जब वही जुबान जो कदीम हिंद आर्याई दौर के जो जुबान हुआ करते थे, जब उसमें लिखने पढ़ने का काम शुरू हुआ तो वेदक संस्कृत तो पहली जुबान थी। जब लिखने पढ़ने का काम शुरू हुआ तो उसको क्लासिकी संस्कृत, कल मैंने पढ़ाया था, ये तो आम था। और जब लिखने पढ़ने का काम हो गया था तो उसको क्लासिकी संस्कृत का दर्जा दिया गया। कल मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, यहाँ ये इस लाइन को देखिए, ये कल के सबक है इसलिए इसको मैं रिवीजन करा रहा हूँ। कल के सबक में यहाँ तक हो गई ये बात। अब यहाँ से भी चीज़ देखना है आपको कि उर्दू ज़ुबानों अदब में बोलियों की कई किस्में हैं। तो बुनियादी तौर पर बोली की एक किस्म ये भी है कि हरफ इल्लत और हरफ सही। जाहिर सी बात है, बोली बनने के लिए लफ्ज़ों पर मुश्तमिल आवाज़ें होंगी तो वह बोली का तस्वुर दिया जाएगा। तो जो लफ्ज़ कायम होते हैं उसमें हरफ इल्लत का जिक्र आता है और हरफ सही का जिक्र आता है। हरफ सही और हरफ इल्लत मुसव्वत किसको कहते हैं आप लोग बताइए। ये जो मुसव्वत मुसम्मत लिखा है यहाँ, इसको क्या कहते हैं बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसको हरफ सही कहते हैं या हरफ इल्लत कहते हैं? मुसम्मत लिखा है, मुसम्मत, मीम स्वाद मीम ता। मुसम्मत जब होगा तो हरफ सही होगा, और जब मुसव्वत होगा तो हरफ इल्लत। ये आपको याद कर लेना है। अब मुसव्वत में आपको लिख दूं यहाँ मीम स्वाद वाउ ता। ये जो वाव है ना, ये हरफ इल्लत में आता है। अरबी जुबान और अदब में भी हरफ इल्लत में आता है। वाय याद कर लीजिए। तीन लफ्ज़ हर्फ ऐसे हैं जो जगह उर्दू ज़ुबान व अदब में या ये जो अल्फाज जो ये बोली में इस्तेमाल होते हैं वह क्या होते हैं? हरफ इल्लत होते हैं, वाव या और अलिफ। चलिए अब यहाँ से हम पढ़ेंगे क्लासिकी संस्कृत। कल आपको बता दिया था, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। क्लासिकी संस्कृत उस संस्कृत को कहते हैं जिसमें लिखने पढ़ने का काम शुरू हो गया था। जिसमें लिखने पढ़ने का काम शुरू हो गया था उसको क्लासिकी संस्कृत। और वेदक संस्कृत उस जुबान को कहते थे जिसमें आम बोलचाल, जो आम बोलचाल की जुबान में इस्तेमाल होती थी, इसको वेदक संस्कृत। ये दोनों में फ़र्क है, ये दोनों में फ़र्क था। अब यहाँ देखिए एक चीज़ है, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे आप। करेंगे संस्कृत के इलाकाई बोलियाँ। अब जाहिर सी बात है, हम आप भोजपुरी बोलते हैं तो पटना के साइड में जो भोजपुरी ज़ुबान अलग होती है, और जो है कि इसी तरह का है कि हमारे मोतिहारी शहर में अलग भोजपुरी होती है और सिवान में अलग भोजपुरी है। तो अब देखिए संस्कृत के इलाकाई इलाके क्या हैं। करे कि आर्या लोग दाखिले हिंद के बाद जैसे जैसे शुमाल मगरिब से मशरिक की जानिब बढ़ते गए, संस्कृत ज़ुबान की मरकज़ियत ख़त्म होती गई और उसका एक मेयार पर कायम रहना मुश्किल हो गया। एक कौम आई जिस इलाके की तरफ वो दाखिल हुई। अब इस ज़माने के अतबार से आप सोचेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी आपको। बर्क रफ्तारी जो इस ज़माने में है कि मिनटों में आप हैदराबाद, मिनटों में बिहार, मिनटों में यूपी अपने घर पहुंच जाएंगे। सर फीस ज़्यादा नहीं, फीस की बात हम कर लेंगे। जोबी खान, अभी हम पढ़ाई कर लेते हैं, ज़्यादा या कम जो भी है अभी पढ़ाई कहते हैं। तो अब जब ये लोग अपने मस्कन से आगे बढ़े तो इनकी ज़ुबानें भी बदलती चली। उसका एक मेयार पर कायम रहना मुश्किल हो गया। नेज़ मकामी बोलियों के साथ बाहम मेलजोल की वजह से उनके तीन इलाकाई शक्लें कायम हो गई। ये अपनी कापी में नोट कर लीजिए। संस्कृत इलाकाई एतबार से कितनी शक्लों में कायम हो गई? तीन। कापी में नोट कीजिए फौरन, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए अपनी कापी में कि संस्कृत अपने इलाकाई जुबान के एतबार से कितने शक्लों में तकसीम हो गई? तीन। वो तीन कौन कौन है? उदेचिया, प्राचिया और मद्देश। इसको लिख लीजिए, ये अहम है। आगे आ जाइए आप।
इन बोलियों का ताल्लुक आमना से था, क्योंकि संस्कृत अपने असली रूप में अदबी और मुरस्सा बन चुकी थी। ठीक है। अब उदेचिया और प्राचिया और उसके साथ मध्यदेश ये क्या है, जो संस्कृत के हिस्से हैं। अब सवाल अगर ये आता है कि संस्कृत जुबान अपने मरकजियत के एतबार से कितनी हिस्सों में तकसीम हुई? 3। एक सवाल ये बनेगा। दूसरा सवाल कैसे बनेगा कि उदेचिया, प्राचिया, बिहारी और जो है कि मध्यदेश, इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो संस्कृत की किस्म से नहीं है? तो बिहारी नहीं है। कैसी तरह ये बन जाएगा? उदेचिया, प्राचिया और खड़ी बोली, इसमें से कौन सी ऐसी किस्म है जो संस्कृत की बोली से नहीं है? तो खड़ी बोली नहीं है। और ये आप याद कर लिए तो आपका मामला हल हो जाए। चलिए अब उदेचिया को देख लीजिए। उदेचिया शुमाल मगरबी खित्ते में राइज थी और आर्यों की मेयारी बोली तस्वूर की जाती थी। ये आपको याद कर लेना है। जाहिर सी बात है, जब 3 हिस्सों में तकसीम है, किसी आदमी का 3 बेटा हो तो फितरी तौर पर कोई एक बेटा उसको ज़्यादा महबूब होता होगा। तो इसी तरह जब 3 हिस्सों में तकसीम हो गई तो उदेचिया, प्राचिया और मध्यदेश, इसमें सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा मेयारी बोली किसको तस्वुर की जाने लगी? तो उदेचिया को। अब इसकी खुसूसियत क्या है, इसको देखिए। कह रहे हैं कि इसमें रा और लाम की जगह सिर्फ रा की आवाज़ पाई जाती थी। ये आपको याद कर लेना है। ये सिर्फ आपको इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ना है। अगर सिर्फ आप इम्तिहान के लिए पढ़ेंगे तो फिर इल्मी तौर पर आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो सिर्फ इम्तिहान के लिए पढ़ना है और इल्म के लिए नहीं पढ़ना है। तो आप गाइड से रट भी सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, रट लेंगे। इसको समझ के पढ़िए और लिखते चलिए साथ में। फिर कह रहे हैं कि उदेचिया दरअसल उस इलाके की बोली थी जहां आजकल सिंधी और लहिंदा यानी मगरबी पंजाबी ज़ुबानें बोली जाती हैं। ये बहुत अहम है, आपको जहन में बैठा लेना है इसको और कापी में नोट कर लेना है। फिर से मैं बता दूं सबसे पहले कि संस्कृत ज़ुबान अपने मरकजियत से जब हटी तो कितने हिस्सों में तकसीम हुई? 3 हिस्सों में तकसीम हुई। कौन? उदेचिया, प्राचिया और मध्यदेश। इन तीनों में सबसे अहम किसको तस्लीम की गई? तो उदेचिया को। उदेचिया की खुसूसियत क्या है? इसकी खुसूसियत यह है कि इसमें रा और लाम की जगह सिर्फ रा की आवाज़ पाई जाती है। एक बात आपको याद कर लेनी है। दूसरी बात आपको याद कर लेनी है कि जो संस्कृत की सबसे अहम बोली है तो किस इलाके में बोली जाती थी? तो कह रहे हैं कि ये सिंध के इलाके में। ये देखिए, आगे चलिए। दूसरी जो बोली है वो क्या है? प्राचिया है। करें प्राचिया का चलन मशरिक में था और ये मेयार से काफ़ी दूर जा पड़ी थी। इसमें मेयारी बोली उदिचिया के बाद आवाज़ों का तलफ़ुज़ बिगाड़ दिया जाता था। मसलन रा की आवाज़ को लाम की आवाज़ से बदल दिया जाता था। प्राचिया जिन इलाकों में बोली जाती थी उनमें मौजूदा अवध, मशरकी यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के इलाके शामिल थे। ठीक है। अब जिनकी ये किताब है वो अपने उस्ताद की किताब की दलील देते हैं, बतौर दलील अपने उस्ताद का नाम लेते हैं और लिखते हैं। इसको आपको याद कर लेना है, तो मैं निशान लगा रहा हूँ। बकौल मसूद हुसैन खान, एक शागिर्द अपने उस्ताद के हवाले के तौर पर पेश करता है कौल को। देखिए कैसे पेश करते हैं। बकौल मसूद हुसैन खान, मगरबी हिंदुस्तान की आर्या उनको, किनको? बैनुल कौसैन देखिए, यानी प्राच्या बोलने वाले को हकारत की नज़र से देखते थे और इन्हें असुर मतलब भूत प्रेत की नस्ल से ताबीर करते थे। ये सवाल सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा, ये कौल किसका है? एक सवाल ये पूछा जाएगा, ये कौल किसका है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि आर्या कौम किस बोली के बोलने वालों को हकारत की नज़र से देखते थे। 2 सवाल इससे बनेगा सीधा सीधा। एक सवाल आपको याद कर लेना है कि मसूद हुसैन खान का ये कौल है, और दूसरा आपको याद कर लेना है कि प्राचिया बोलने वाले को आर्या जो कौम थी वो हकारत की नज़र से देखती थी। ये बात खत्म हो गई। तीसरी बात पे आइए आप। संस्कृत की तीसरी किस्म, जो संस्कृत जब तकसीम हुई तो उसकी तीसरी किस्म क्या बनी? मध्यदेश। उदेचिया और प्राचिया के दरमियानी इलाके की बोली मध्यदेश कहलाती थी। ये न तो बहुत ज़्यादा मेयारी बोली थी और न बिल्कुल गैर मेयारी। इसमें रा और लाम दोनों आवाज़ें मौजूद थी।
मध्यदेश का खास इलाका वो था जहां आजकल मगरिबी हिंदी की बोलियां, अब देखिए ये भी याद करने की चीज़ है, ये तो 10 मरतबा पूछा जा चुका है आपसे इम्तिहान में। मगरिबी हिंदी की बोलियां, अब मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। तो बहुत बोरियत लग रही, कोई बात नहीं, आपको लग रहा है कि पढ़ना है तो ठीक है, और बोरियत लग रही है तो आप छुट्टी पे जा सकते हैं, पढ़ाई कीजिए। खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये आपको याद कर लेना है बिल्कुल अजबर बिस्मिल्लाह की तरह। कभी भी और आमतौर से किसी भी पेपर में, यूनिवर्सिटी के पेपर हो या नेट का, ही पूछ ही लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे, आपको ये सवाल बार बार देखने को मिलेंगे कि खड़ी बोली कितने किस्में हैं। इसके भी 2 किस्में बनती हैं, अ और उ के लिहाज से, तलफ़ुज़ के एतबार से, ये आपको याद कर लेनी है। और जहां उर्दू और हिंदी का चलन आम है, लेकिन मोटे तौर पर अम्बाला से इलाहाबाद तक का इलाका मध्यदेश कहलाता है, मध्यदेश था। तो मध्यदेश, अगर ये पूछ लिया जाए कि खड़ी बोली का ताल्लुक संस्कृत के किस किस्म से है, अगर ये पूछ लिया जाए कि खड़ी बोली का ताल्लुक संस्कृत के किस किस्म से है, तो हमें इल्म में होना चाहिए संस्कृत के मध्यदेश जो बोली है, जो उसकी किस्म है, उससे खड़ी बोली है, ठीक है। दूसरा, इसी तरह अगर ये पूछ लिया जाए कि मगरिबी हिंदी संस्कृत के किस किस्म से निकली है, मगरिबी हिंदी की जो बोलियां हैं वह किससे निकली हैं, ये आपके इल्म में होनी चाहिए कि मध्यदेश जो संस्कृत की तीसरी किस्म है, उससे मगरिबी हिंदी की बोलियां निकली है। अब एक सवाल ये बनेगा कि मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो 5 बोलियां हैं। अब इसमें भी 2 किस्में हैं इसकी, इसको भी बांटा गया है आ के हिसाब से और ऊ के हिसाब से, जो आगे बहस आए। आगे आ जाइए, कह रहे हैं कि पाणिनि और उसकी अशिष्ट अध्याय, ये किताब लिख लीजिए, पाणिनि के साथ ये किताब लिख लीजिए। ये किताब कभी भी आपसे पूछी जा सकती है सवालात में, और इल्मी तौर पर भी, फर्स्ट पेपर के लिए भी जरूरी है और वैसे जानकारी के लिए भी जरूरी है। और ये जान लीजिए, पाणिनि दुनिया का पहला शख्स है कि जिसको अव्वलियत हासिल है कवायद लिखने में, या माहिर सौतियात लिखने में दुनिया का पहला शख्स है। यानी सौतियात के ताल्लुक से कवायद मुरत्तिब में अगर नाम आ जाएगा कि दुनिया का पहला मुरत्तिब कौन है जिसने सौतियात को मुरत्तब किया है, तो क्या होगा? पाणिनि का नाम आएगा। जूबी खान, आप बेलावजा के ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं, अभी आपको हम रिमूव कर देते हैं। शायद आप पहले भी आते थे तो ऐसे ही करते थे, आपको पढ़ने में मन लग नहीं रहा है, गलत तरीका है। अगर कुछ बोला जाता है तो फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि सामने वाला जो है कि गलत बोलता है। आप मुसलसल एक ही 50 तो से 60 लोग क्लास में हैं, आप बिला वजह की एक ही मैसेज कर रही हैं, आप अपनी हरकत को देखिए। और मैंने आपको कह दिया कि क्लास के बाद हम बात कर लेंगे फीस के ताल्लुक से, तो आप बार बार एक ही मैसेज कर रही हैं, क्या तरीका है? आप हिसाब से अगर माइक बंद कीजिए प्लीज़, आपको क्लास नहीं करनी है, आप जा सकती हैं, गलत तरीका है ना, अब बच्ची तो है नहीं। सर उन्हें रिमूव कर दीजिए ना, क्यों डिस्टर्ब कर रही है? ये गलत तरीके हैं, ये क्या तरीके कार है? माइक बंद कीजिए। अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं, दूसरे का वक्त बर्बाद कर रही हैं, ये क्या तरीका है? पहले खुद का जीआरएफ निकाल लो, नहीं जीआरएफ का निकाल लो। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना आप जा सकती हैं, गलत तरीका है। चलिए आगे आइए, सर रिमूव कर दीजिए ना। प्लीज़ आप लोग तक माइक बंद कीजिए। ये लोग कुछ हैं ऐसे नहीं, मुझे मालूम है कुछ लोग हैं, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। आइए, करें 500 कबल मसीह तक पहुंचते पहुंचते संस्कृत दम तोड़ने लगी। अब आपको इल्मी तौर पर यह इल्म होना चाहिए कि सबसे पहली जो ज़ुबान बहैसियत अदब, हाँ कुछ लोग नाम बदल कर आते हैं, मुझे इल्म है, ये वही लोग हैं जो मुझसे फ्री में पढ़ा करते थे और आज कमीनगी पर उतर चुके हैं, मुझे मालूम है। जूबी खान तो पहले भी पढ़ चुकी है मेरे पास,
अब कमीनगी पर लोग उतरे हुए हैं, मुझे मालूम है, मैं क्या ही बोलूँ, क्लास में बोलना अच्छा नहीं समझता। ये वही लोग हैं जो कमीनगी सर पर। आज मोटिवेट क्लास करवा दीजिए, समझा दीजिए, चलिए ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर चलिए रिमूव कर दीजिए, सबसे अच्छा चलिए, ठीक रहेगा। है, पढ़ाई करते हैं। ये आपके निकालिए उन इल्म लोगों को सर। ठीक है अबू सालिम, माइक बंद कर लीजिए। ये इल्मी तौर पर आपके इल्म में होना चाहिए कि सबसे पहली जो ज़ुबान जो बहैसियत अदब राइज हुई या मजमूई तौर पर जिस ज़ुबान का नाम लिया जा सकता है वह ज़ुबान संस्कृत है। कल के सबक और आज के सबक का खुलासे में ये बात वाज़ेह हो गई। अब संस्कृत का दौर था, 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। जाहिर सी बात है, एक चीज़ जब 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है तो उसकी असलियत बाकी नहीं रहती है, वह चीज़ें दम तोड़ने लगती है। तो क्या लिख रहे हैं, 500 कबल मसीह तक पहुँचते पहुँचते संस्कृत दम तोड़ने लगी थी और उसकी जगह एक नई ज़ुबान प्राकृत जो संस्कृत की ही बदली हुई शक्ल थी मारज़ वजूद में आई। अब एक सवाल यहाँ ये बनेगा कि संस्कृत के बाद सबसे पहले कौन सी ज़ुबान मारज़ वजूद में आई या इंसानी बोलचाल में, लिखने पढ़ने में? उस ज़ुबान का नाम क्या है? प्राकृत। क्या है? प्राकृत। अब लिख लीजिए कापी में, प्राकृत। अब एक सवाल ये बनेगा कि प्राकृत की ज़ुबान की बिगड़ी शक्ल है तो संस्कृत। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको अपने नोट करते चलिए, आगे आइए। इस आहद के एक हसास आलिम ज़ुबान यानी ज़ुबान का आलिम पानीनी ने लिसानी तब्दीली के अमल को महसूस कर लिया। उसी को रोकने के लिए उसने अध्यायी तख्लीक की और संस्कृत ज़ुबान को कवायद के उसूलों में जकड़बंद कर दिया। आप लोग एक सेकंड रुक जाइए, मैं माइक बंद करता हूँ। कुछ लोग जो है ना इंतहाई बदतमीज़ किस्म के होते हैं, तो क्या कहें आपको। मैं आपको बता दूं, क्लास में तकरीबन मेरा ये 3रा साल है पढ़ाते पढ़ाते। बहुत लोग हैं जो पुराने से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे ही हैं जो हमारे से ही पढ़ते थे। जब मैं फ्री में पढ़ाया करता था कुछ दिन पहले दिल्ली की तैयारी, उसमें 4-5 बच्चों को जॉब भी हुआ है, तो पढ़ते थे। जब हमने अपना ग्रुप बना लिया तो ये लोग हमारे खिलाफ पहचान करना शुरू किया। अब देखिए इनकी, मैंने कुछ कहा, मैं कहा पढ़ाई करो, लेकिन ज़बरदस्ती एक ही सवाल करनी है। ये वो लोग हैं जो हमारे पास खुद पढ़े हुए हैं। माइक बंद कीजिए आप लोग। मेरे पास खुद पढ़े हुए हैं 6-8 महीने, लेकिन इनको क्या है कि खुद तो पढ़ा सकते हैं नहीं, खुद बोल भी नहीं सकते। एक इबारत पढ़वाओ तो वो भी नहीं हो पाता था। तो अब इनको कुछ चाहिए ना। अब आप बताओ, जब आपके घर वाले आपको पढ़ने का मौका दे रहे हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें समझा रहा हूँ मैं आपको। एक तो आप लड़की हो, ठीक है। अब आपको पढ़ने का जब मौका मिला तो आप पढ़िए। कोई बदमाशी कर रही हो, अब इसका जवाब अगर पलट कर दिया जाए तो आप कहोगे कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। ऐसी सूरत में क्या जवाब दिया जाएगा? मैं सख्त जवाब दिया करता था तो लोग कहते थे थोड़ा नरमी किया करो। नरमी का तो ये फ़ायदा है, अभी उल्टा सीधा बोलता तो आप लोग कहते कि सर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप लोग खुद देखो, दिमाग डिस्टर्ब होता है ना। इससे मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरे पास 1500 स्कॉलर हैं, 4-4 ग्रुप है मेरा। आप लोग जानते होंगे, एक में 950 लोग हैं। आप समझो अपना। हालांकि जो जोबी खान के जो नाम से आया वो जोबी खान नाम नहीं है, वो नाम दूसरा है, मैं जानता हूँ। नाम लेना पसंद नहीं है मुझे। चलिए खैर, आइए पढ़ते हैं। आइए,
क्या हो गंदी आदत के होते हैं, क्या ही बोलूँ आप लोगों को। तो बालिग है, शूर है, शादीशुदा लोग कितने लोग जुड़ते हैं इसमें, कुछ लोग हमारे से ज़्यादा उम्र वाले जुड़ते हैं। मतलब कुछ सोचो ना कि आपको इतनी समझ नहीं है कि कैसे बात करें। चलो बात नहीं कर रहे हो हमसे, कोई बात नहीं, पढ़ाई करने आते हो तो चुपचाप सुनो, अगर गलत हो रहा है तो हमें बताओ कि इसका जवाब ऐसा होना चाहिए या मेरी राय ये है। क्या तरीका है बाबू, क्या कहा। चलिए, यहाँ तो हम लोग पढ़े थे ना, पाणिनि संस्कृत का जय्यद आलिम और माहिर सौतियात नीज कवायद ना गुजरा है। आपको अगर आपसे मुतलकन सवाल आ जाए कि दुनिया का सबसे पहला कवायद नवेश कौन सा ऐसा शख्स है बताइए, तो कौन होगा? पाणिनि होगा। पानी पानी पाणिनि, ये आप अपने कागज में नोट कर लीजिए। इस तरह के सवाल बन रहे हैं, जो सवाल पहले बन चुके वो नहीं बनेंगे, ठीक है। पाणिनि की सबसे मशहूर किताब कौन है? ये कागज में नोट कर लीजिए, अभी बताया था, अष्ट अध्याय को लिख लेना आपको, ठीक है। चलिए, ये पैराग्राफ देखिए आप, ये देखिए, मैंने कहा था ना, पाणिनि को दुनिया का पहला अजीम माहिर सौतियात और कवायद नवेश या कवायदना तस्लीम किया गया है। ये इल्मी तौर पर आपको हक़ाइक़ मालूम हो, चाहे जिस भी फील्ड से हो, अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, किसी भी फील्ड से हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया का सबसे पहला कायदा लिखने वाला, ज़ुबान व अदब के कवायद लिखने वाले कौन है? वह पाणिनि है। इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मौजूदा शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में वाक़ एक मकाम शुलासुतरा या शिलासुतरा से है। उसका ज़माना लगभग 500 कबल मसीह का है। आज से तकरीबन 2500 कबल पाणिनि ने अष्ट अध्याय में संस्कृत के लिसानी मसाइल पर जिस तअम्मुक और गहरे गौर व फिक्र से काम लिया, उसकी कोई और मिसाल मशरिक़ व मगरिब में नहीं मिलती। ये किताब लिखने वाले लिखते हैं कि जिस मेहनत से और जिस लगन से उन्होंने इस किताब को लिखा, उसकी मिसाल आज तक मशरिक़ और मगरिब में कोई कायम नहीं कर सका। यानी वो अपने आप में मुनफरिद है, वो किताब अपने आप में मुनफरिद। एक बात। दूसरी बात, अगर ये सवाल आ जाए कि ठीक है, अशिष्ट अध्याय जो किताब है पाणिनि की, तो किसके कवायद इसमें मुरतब हैं? उर्दू के, अरबी के, संस्कृत के, किसके हैं? कमेंट कीजिए सब लोग। कमेंट कीजिए। किसके कवायद हो वो कवायद कमेंट कीजिए। जी, चलिए आ गया जी। अगर ये सवाल आ जाए कि संस्कृत की जो आलमी और शोहरत याफ्ता किताब है वो कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, ये देख लीजिए। यहाँ से कोई पढ़िए, आप में से कोई एक आदमी रीडिंग कीजिए, इसकी किरत कीजिए। चलिए अब दुरब पढ़िए, पढ़ सकती हैं? जी। हाँ पढ़िए। अष्ट अध्याय संस्कृत जुबान की मंजूम कवायद है जो 8 अबवाब पर मुश्तमिल है, इसीलिए इसका नाम पड़ा। इसमें तकरीबन 4000 सूत्र शेरी सुतूर पाए जाते हैं। इनमें सूत्रों की मदद से पाणिनि ने संस्कृत जुबान की नहायत जामे और मुकम्मल तौज़ीह बयान की है और उसकी साख्त का इंतहाई बारीक बीनी से तज्ज़िया पेश किया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाणिनि के अहद तक इस जुबान का नाम संस्कृत नहीं पड़ा था। पाणिनि ने अपनी ज़ुबान को भाषा कहा है। लफ्ज़ संस्कृत, जिसके माना शुस्ता और शाइस्ता और नफीस, रिफाइंड के हैं, इसमें ख़ास के तौर पर ज़ुबान के माना में बहुत बाद में इस्तेमाल हुआ। जी, अगर ये सवाल आ जाए कि खुद पाणिनि कवायद नवेश है, तो
जुबान को किस नाम से याद किया है? बताइए। पाणिनि ने अपनी जुबान को किस नाम से याद किया है? भाषा के नाम से। भाषा के नाम से याद किया है। किस नाम से याद किया है? भाषा के नाम से याद किया है। ठीक है, पढ़िए यहाँ से और पढ़िए आगे। आगे पढ़िए। अजान हो रही थी। अच्छा जानो, ठीक है। करेंगे जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि पाणिनि की आहट तक पहुंचते पहुंचते संस्कृत जुबान का शिराजा बिखरने लगा और ये जमूद का शिकार होकर दम तोड़ने लगी थी। इसकी जगह आवाम एक सादा और आसान और फितरी जुबान इख्तियार करने लगे थे। फितरी जुबान किसको कहा गया है? यहाँ प्राकृत को फितरी जुबान कहा गया। देखिए आगे लिखा है, जो बाद में प्राकृत कहलाई। ये सवालात कई मतलब बन चुके हैं कि फितरी जुबान किसको कहा जाता है? प्राकृत को। लिख लीजिए कापी में, कापी में लिख लीजिए जल्दी से, कापी में फौरन लिख लीजिए। फितरी जुबान किसको कहा जाता है? प्राकृत को। जब हम आगे पढ़ेंगे उस्ता और जदीद में, उसमें और जुबानें आएंगे जिसको बिगड़ी हुई जुबान भी कहा जाता है, प्राकृत। आगे जी, चूँकि संस्कृत को मजहबी तक़द्दुस हासिल था, इसलिए पाणिनि की तवज्जो इस ज़ुबान की तौज़ी और उसके क़वायद की तरतीब की जानिब मबज़ूल हुई। अब इल्मी तौर पर अगर जवाब देना हो या अपनी बात को बड़ी करनी हो, तूल देना हो, तो कैसे करेंगे कि पाणिनि ने क्यों संस्कृत के क़वायद को ही मुरत्तब किया? क्या कहा गया है कि चूँकि मजहबी तक़द्दुस हासिल था। और कल भी मैंने पढ़ाया था आपको, क्या था कि ऋग्वेद जो है इसको मजहबी तक़द्दुस हासिल है, लिहाजा उस ज़माने के जो लोग हुआ करते थे वो उसको हिफ्ज़ कर लिया करते थे, हिफ्ज़ कर लिया करते थे। आगे आ जाइए। पाणिनि ने अष्टाध्यायी तख्लीक करके आने वाली नस्लों के लिए संस्कृत ज़ुबान की सौतियात, सरफुनौ और क़वायद से मुतल्लिक़ तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम कर दी। अष्टाध्यायी की वजह से संस्कृत ज़ुबान की साख और हैयत का तयन ज़रूर हुआ, लेकिन पाणिनि इस ज़ुबान में तब्दीली के अमल को न रोक सके। जाहिर सी बात है, एक लिखने वाले ज़ुबान के तब्दीली को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसके क़वायद ज़रूर मुरत्तब कर सकते हैं। यही है कि हिंद आर्याई के उस्ता दौर का आगाज़ होता है, जिसमें प्राकृतें फली फूली और अपभ्रंशों का फ़रोग हासिल हुआ। ये जान लीजिए आप, कदीम हिंद आर्याई में किस ज़ुबान का फ़रोग हुआ? संस्कृत। उस्ता हिंद आर्याई में किसका फ़रोग हुआ? प्राकृत। और आज के सबक के हिसाब से आप हमें बताइए कि जो संस्कृत जुबान है वह कितने हिस्सों में तकसीम हुई थी? कमेंट में जवाब दीजिए। संस्कृत जुबान कितने हिस्सों में तकसीम हुई थी? कमेंट में जवाब दीजिए। 3 हिस्सों में तकसीम हुई। 3 हिस्सों में जो तकसीम हुई थी, प्राच्या और कौन कौन थी? उदेच्या और मध्यदेश। तो सबसे महबूब कौन थी उसमें? प्राच्या, उदेच्या या मध्यदेश? कौन थी ये बताइए। बताइए। प्राच्या। तो फिर उदेच्या को क्या करते थे वो लोग? सबसे हकीर समझते थे। और मध्यदेश क्या था? ये बीच की जुबान थी। आज की क्लास इतनी है और ये आखिरी क्लास है। अब डेमो क्लास नहीं मिलेगी आपको। जो नए हैं वो कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सवाल करना चाहते हैं क्लास के ताल्लुक से, आप पूछ सकते हैं। आपको पूरा हक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप कहीं पढ़ने जाइए, एक बात जान लीजिए, मैं बता दूँ आपको उसूल के तौर पर, ये सब चीज़ें अच्छी